आज फिर मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैं एक मजबूर बंदा था। मैं अपनी बीवी का इलाज क्या करवाता, अखराजात ही पूरे नहीं कर पा रहा था। पिछले एक हफ्ते से मैं मुसलसल अपनी बीवी का इलाज करवा करवा कर अब खाली हाथ हो चुका था। मैंने अपने जानने वालों से उधार लेकर भी इलाज पर लगा लिया था। अब दो उधार वापस करने के भी काबिल नहीं रहा था। मैं सर पकड़कर बैठा हुआ था। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मैं अपनी बीवी को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने जब अपने बच्चों पर नजर डाली तो वह सहमे हुए से अपने माँ को देख रहे थे। मैं अपने बच्चों का इसी अजियत में नहीं देख सकता था। इसलिए मैं फौरन उठा और घर से निकलकर अपने एक रिश्तेदार की तरफ रवाना हुआ। मेरा वो रिश्तेदार बहुत पैसे वाला था और मैं इससे पहले भी एक बात अपनी बीवी के इलाज के लिए कर्जा ले चुका था, मगर मुझे उम्मीद थी कि वो दूसरी बार भी मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेगा। मैं इस वक्त अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाकर इस मसले से जान छुड़वाना चाहता था। मैं एक देहाती इलाके में रहता था, जबकि मेरा रिश्तेदार शहर के एक बेहतरीन इलाके में रहता था। मुझे वहां पहुंचते पहुंचते दिन ढल गया था। जो मैं अपने रिश्तेदार के पास पहुंचा तो मैंने इसके चेहरे पर वाज़ा नागवारी महसूस की। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गिर गया, मगर मेरी मजबूरी थी। मेरी बीवी मरने वाली थी और मैं इसके इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपने रिश्तेदार के चेहरे पर नागवारी महसूस करके भी मैंने इसे अपना मसला बताया, मगर इसने मुझे साफ अल्फाज से कहा, भाई मैंने जो तुम्हें पहले भी जो रकम दे चुका हूँ, मुझे इसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। मैं जानता हूँ तुम एक मजदूर पेशावर इंसान हो, अब तुम पर मजीद पैसे नहीं बर्बाद कर सकता। मैं बेयकीनी से रिश्तेदार को देख रहा था जिसने मुझे साफ अल्फाजों में इनकार कर दिया था। मेरी आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। मैं उठकर वापस आ गया। मैं बाहर आया तो आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए थे। मुझे लगा कि अब आखिरी हल यही रह गया था। मैं घर जाकर अब अपनी बीवी की मौत का इंतजार करूं, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मगर तब जाने मेरे दिल में क्या समाई कि मैंने शहर में गाड़ियां और अमीर लोगों को देखकर अचानक एक गाड़ी में बैठे शख्स के सामने हाथ फैला दिया और इसे बोला कि भाई अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। इस शख्स ने एक नज़र मुझे देखा और अपनी जेब से 100 रुपये निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। वैसे दुआएं देता हुआ दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। इसी तरह रात हो जाने में मैंने ढेरों लोगों के आगे हाथ फैलाए थे। कुछ ने मुझे ये कहकर रद्द कर दिया था कि ये तो तुम लोगों के पुराने ड्रामे हैं, मांगने के लिए कभी अपनी बीवी को बीमार कर देते हो तो कभी वालिदा और बेटी को। कुछ लोगों ने मुझे मेहनत से मजदूरी करने की तलकीन भी की थी। मैं अब किसी को तफसील नहीं बता सकता था। जरूरी नहीं था कि हर मांगने वाला ऐसा ही हो। मैंने कम उम्र से मजदूरी की थी। मैं आज इस मजबूरी से गुजर रहा था कि मजदूरी से कमाने वाले पैसों से मेरा काम नहीं बन सकता था। मैंने मजबूरी में इन सब की बातें सुनी, इनसे भीख मांगता रहा। रात तक मैंने पैसे इकट्ठा करके जब गिनती करना शुरू किए, मैंने खुश हो गया क्योंकि मेरे पास तकरीबन 10,000 हो चुके थे, मगर अभी भी मुझे 40,000 मजीद चाहिए थे। मैं सोचने लगा कि अगर मैं मजीद इसी तरह 2-3 रातें भीख मांगने में गुजार दूं तो यकीनन मेरे पास अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। मैंने देखा था कि जहां तक लोग तंग दिल से थे, वही कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुलकर अल्लाह के नाम पर दे देते थे। अभी दुनिया में नेक लोग बाकी थे। मैं अभी वही बैठा हुआ था कि एक चादर में छुपी हुई लड़की मेरे पास आई। इस लड़की को देखकर ठटक गया। वो लड़की बोली कि मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ, तुम लोगों से भीख मांगते रहे और अब तुम पैसे गिनती कर रहे हो। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है या फिर तुम पेश और भिखारी हो? इस लड़की का सवाल मुझे गुस्सा दिला गया था। मुझे लगा कि वो लड़की मेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने इससे कहा कि मेरा हाथ पर सलामत है, मेरी मजदूरी करके कमा सकता हूँ, मगर इस वक्त मुझ पर ऐसी मजबूरी है कि मुझे एक साथ बड़ी रकम चाहिए और वो मुझे मजदूरी से नहीं मिल रही, इसलिए मुझे मजबूरन भीख मांगना पड़ रही है। मुझे यह एहसास दिला रहा था कि मैं एक अनजान लड़की के सामने अपने एक छोटे से अमल की सफाई पेश कर रहा था। तो वो लड़की बोली कि गुस्सा मत करो, मैं भी तुमसे यही पूछना चाह रही थी कि अगर तुम जरूरतमंद हो और तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें बदले में मेरा यह काम करना होगा। मैंने ठिठर कर इस लड़की को देखा। मुझे वाकई रकम की सख्त जरूरत थी। जितनी जल्दी पैसे मिल जाते इतना अच्छा था कि मैं अपनी बीवी का फौरन इलाज करवा लेता। मैंने इस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, तुम बस मेरी मदद करो। वो मुझसे पूछने लगी कि कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा कि मुझे 40-50 हजार तक की रकम चाहिए। मैंने अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ, वो बहुत बीमार है, मरने वाली है। लड़की की अगली हरकत ने मुझे हैरत से साकिन कर दिया। इसने इसी वक्त अपना एक बैग खोला और वहां से 50,000 की रकम निकालकर मेरी गोद में डाल दी। मैं हक्का बक्का से इस लड़के की जानिब देख रहा था। इसने कहा कि ये रकम तुम्हारी हुई, बस तुम इसके बदले मेरे साथ हलाला करो।
इस लड़के के अल्फाज पर मैं परेशान हो गया। मैं शादीशुदा मर्द था जो अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और वो लड़की मुझसे हलाला के लिए बोल रही थी। मैं परसोच नजरों से कभी इस लड़के को देखता था और कभी अपनी गोद में पड़ी इस रकम को, जिसके जरिए मैं एक ही दिन में अपनी बीवी का ऑपरेशन करवा के इसे बचा सकता था। अगर मैं आज ये सोचने बैठ जाता कि मैं अपनी बीवी से बेवफाई कर रहा हूँ तो मेरी बीवी मर जाती। मैंने अचानक फैसला किया और वो रकम अपने पास महफूज करके बोला कि ठीक है, मुझे तुम्हारा मुतालबा मंजूर है, मगर तुम ये काम जितनी जल्दी करो इतना ही बेहतर है। मेरी बात पर वो लड़की इशारा करके चलने लगी थी। वो बोले कि हमें देर नहीं लगेगी, तुम अभी मेरे साथ चलो। मैंने निकाह का इंतजाम करवा लिया है। मैं ही इस लड़की के पीछे चल पड़ा। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। अगर आज की रात मैं ही फारिग हो जाता तो मैं अगले दिन अपनी बीवी का ऑपरेशन करवा लेता। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मैंने पैसे लेने का बिल्कुल ठीक फैसला किया था। मुझे अगर मेरे रिश्तेदार ने ठुकराया था तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने मदद भी कर दी थी, और अब ये लड़की मिल गई थी। ये कोई नाजायज काम बिल्कुल नहीं बोल रही थी। अगर इसके शौहर के साथ गलती से तलाक हो चुकी थी, इससे बेहतर और क्या था कि मेरी मदद से वो दोबारा अपना घर बसा सकती थी और मैं भी अपनी परेशानी इस रकम से दूर कर लेता। इसे इसके शौहर का दोबारा साथ मिल जाता, मुझे मेरी बीवी की जिंदगी मिल जाती, दोनों की मुश्किल आसान हो जाती। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस लड़की के साथ जाते हुए बार बार यही सोच रहा था कि अगर मेरी बीवी को यह बात पता चली तो क्या वो मुझे माफ करेगी। मिडिल क्लास घराने की लड़कियां शायद इतनी अपने शौहर के लिए जज्बाती नहीं होती होंगी, मगर मेरी बीवी मेरे लिए बहुत जज्बाती थी। हम दोनों की मोहब्बत की शादी थी। मेरी बीवी मेरी खाला की बेटी थी और इसके माँ बाप की वफात इसके बचपन में ही हो चुकी थी। इसने बहुत बुरे हालात देखे थे। अगर यूं कहा जाता कि इसने जिंदगी में इंसान से मोहब्बत की थी और वो मैं था, तो ये बात गलत ना होगी। फितरतन वो मेरी बहुत करीब थी और मुझे किसी से बांटने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं अपनी बीवी का जज्बातीपन भी जानता था। अगर आज मेरी बीवी यहाँ पर मौजूद होती तो मरने को तरजीह देती, मगर मुझे अपनी जिंदगी में यूं बांटने का सोच भी नहीं सकती थी। रात के तहत मैं लड़की के साथ एक घर में पहुंच गया था। वो एक बहुत खूबसूरत घर था। लड़की मुझे लेकर घर के अंदर दाखिल हो गई और मोबाइल पर किसी को फोन मिलाती तेजी से हिदायत देने लगी। यकीनन वो निकाह का इंतजाम कर रही थी। इसका इशारा करने पर मैं एक तरफ सोफे पर बैठ गया। अपनी बीवी की बीमारी की परेशानी तो अब भी मुझे थी, मगर मेरे सर से एक बड़ा बोझ उतर चुका था कि मैं पैसों का कैसे इंतजाम करूंगा। इसलिए इस वक्त मुतमईन सा मैं वहां बैठा हुआ था। इस लड़की ने फोन बंद करके मुझे देखकर पूछा, क्या तुमने रात का खाना खाया है? मैंने लब बींचकर नफी में सर हिला दिया। मुझे इसके पूछने पर भूख का एहसास होने लगा। मैं सुबह का अपने दफ्तर से निकला हुआ था और घर पे भी अपनी बीवी की परेशानी में मैंने कुछ खाया नहीं था। इस लड़की ने मेरे खाने का बंदोबस्त किया और तब तक या 2-3 गवाह और मौलवी साहब भी घर पर आ गए। हमारा इसी वक्त निकाह हुआ और वो मर्द यहाँ से लड़की को खुदा हाफिज बोलकर वहां से चले गए। मैं बेचैन सा बैठा हुआ था। निकाह करके मैं इस घर का बैठा हुआ था, मगर अब मेरी बीवी के बारे में सोच सोच कर मुझे परेशानी हो रही थी। लड़की मेरे पास आई तो मैंने इसे अपनी बीवी के बारे में कहा कि सोच सोच कर मुझे परेशानी हो रही थी। लड़की मेरे पास आई तो इसे देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैं मर्द होकर इतना घबरा रहा था, जबकि वो मेरे बिल्कुल पास बैठ गई जैसे ही ये कोई आम सी बात हो। मैंने सुना था कि हलाला करने वाली औरतें बहुत बेबस होती हैं। अपने शौहर के अलावा खुद को किसी दूसरे मर्द के हवाले करना कोई आसान बात नहीं होती। ना जाने इस लड़की का शौहर कौन था जो मंजरे आम से बिल्कुल गायब था, और वो लड़की यहाँ इतने एतमाद के साथ एक अनजान मर्द को अपने साथ निकाह करके ले आई थी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई शहर की रिवायत होगी, शायद यहाँ की औरतें ऐसे ही बेपाक होती होंगी। मैं सोचों में गुम था कि वो लड़की मेरे पास बैठी और बोली कि तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम निकाह करके पछता रहे हो तो फिक्र मत करो, कल सुबह तक तुम फारिग होगे और तुम मुझे फौरन तलाक देकर जा सकते हो। इसके बाद हमारा कभी सामना नहीं होगा तो कोई परेशानी की बात भी नहीं होगी। अगर कभी सामना हुआ भी सही तो ना मैं तुम्हें पहचानूंगी ना तुम मुझे पहचानना। अगर तुम घर बार वाले हो और इस फिक्र में मुब्तला हो कि तुम्हारी बीवी को कैसा महसूस होगा तो परेशान मत हो। तुम अपनी बीवी को कुछ मत बताना। तुम ये सिर्फ एक बेबस लड़की की मदद करने के लिए कर रहे हो। इस लड़की की बातों से मुझे बहुत डरास मिली और मैंने इससे कहा कि मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हारा शौहर कौन है?
क्या वो जानता है कि तुम हलाला कर रही हो? क्या वो तुम्हारे साथ दोबारा शादी करने को तैयार है? मेरे सवाल पर अचानक वो लड़की बिल्कुल गुमसुम हो गई। मुझे लगा कि मेरे सवाल ने इसकी कोई जख्म और धूरी दी है। मैं शर्मिंदा होने लगा और इससे पहले कि मैं माजरत करता, अचानक तो लड़की स्पार्ट से लहजे में बोली कि तुम्हें अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। तुम्हें पैसा मिला है और तुम काम करो और मुझसे जाती सवालात मत करो। इस लड़की की अचानक लहजा बदल लेने पर मैं हैरान हुआ था, पर इसके बाद मैंने जबान बंद कर ली और एक पूरी रात इस लड़की के साथ कोई ना कोई सवाल जवाब करते ही गुजारी थी। अगली सुबह मेरी मामूल के मुताबिक सुबह सुबह आंख खुल गई, क्योंकि मैं फजर की नमाज पढ़ने का आदी था। वो एक मजदूर इंसान था, मुझे अक्सर फजर के वक्त मजदूरी के लिए जाना पड़ता, इसलिए मेरी आदत ज्यादा देर सोने की नहीं थी। मैं उठकर गुस्ल करने के इरादे से अभी बाथरूम की तरफ जा ही रहा था कि मेरी नजर इस लड़की पर पड़ी। वो लड़की लापरवाही बिस्तर पर सोई हुई थी। मैंने फौरन अपनी नजर उठानी चाहिए। मेरी नजर एक जगह पर ठटक गई। इसके वजूद को देखकर मैं कितनी देर हरकत नहीं कर पाया था और फटी फटी आंखों से इसे देख रहा था। मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर वो लड़की जाग रही होती तो यकीनन मेरी हरकत को बहुत गलत समझ लेती, मगर मैं तो इस लड़की को फटी फटी आंखों से कैसे देख रहा था मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ, मगर मैं तो इस लड़की की जिस्म को किसी और वजह से देख रहा था। बिलाशबा वो लड़की बहुत हसीन थी, बहुत साफ रंगन की मालिक थी और किसी को भी भटकाने की सलाहियत रखती थी, मगर इस वक्त मैं सोई हुई लड़की को जिस वजह से देख रहा था, इसे सोच सोचकर मेरा दिमाग झुंझुना गया था। नमाज खजा होने का सोचकर मैं फौरन गुस्ल करने चला गया और नमाज अदा करके फारिग हुआ तो एक बार फिर बिस्तर पर नजर डाली। लड़की अभी भी वैसे ही सो रही थी। मेरा काम हो चुका था, पैसे मेरे पास मौजूद थे। इस लड़की ने मुझसे रात को ही कह दिया था कि तुम सुबह मुझे तलाक देकर चले जाना, मगर मैं इस वक्त तलाक देकर जाने के बजाय वही बैठा इस लड़की को देख रहा था। यहाँ तक कि इतने दिनों की मुसलसल परेशानी के बाद आज पहली बार मेरे दिमाग से मेरी बीवी निकल चुकी थी, बल्कि मैं इस लड़की को सोच रहा था। मैं कितनी देर वैसे ही बैठा रहा, यहाँ तक कि दिन निकल गया और वो लड़की भी कस मसक कर जाग गई। मैं इसी तरह ही देखता रहा, ना जाने उसके जिस्म पर जो था इसका क्या मामला था। मुझे शदीद हैरत हो रही थी, आखिर इस लड़की का राज क्या था। आंख खोलकर जब इस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी तो वो चौंक गई और हैरत से मुझे देखने लगी और फिर बोली कि शायद तुम मेरे जागने का इंतजार कर रहे हो, तुम्हें मुझे जगाकर तलाक देकर चले जाना चाहिए था। मैं अमूमन देर से ही उठती हूँ, तुम्हें अपनी बीवी का ऑपरेशन भी करवाना था। लड़की परेशानी से बोल रही थी। मुझे लगा वो भी अभी नींद में है, क्योंकि इसने खुद को चादर से छुपाया नहीं था। तो वो लड़की भी मेरी मुसलसल नजर खुद पर महसूस करके बुरी तरह चौंक रही थी। फिर नागवारी से बोली, तुम इस तरह जम कर क्यों बैठे हो? क्या तुम भूल गए हो कि हमारे दरमियान क्या तय हुआ था? तुमने मेरे साथ सिर्फ हलाला करना था और मुझे तलाक देकर यहाँ से चले जाना था। अब तुम इस तरह क्यों बैठे मुझे देख रहे हो? तुम मुझे तलाक दो और यहाँ से जाओ, अब हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। लड़की मुझे सख्ती से बावर करवा रही थी। शायद इसे लगा कि इसे देखकर मेरी नीयत खराब हो चुकी है। मैंने गहरा सांस भरा और इसे बोला कि फिक्र मत करो, मैं इतना कमजोर नफ्स का मर्द नहीं हूँ कि एक रात में तुम पर जान वार बैठूं। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत बावफा हूँ, मुझे अपनी बीवी बहुत अजीज है। मेरे अल्फाज पर वो लड़की गहरी सोचों से मुझे देखने लगी। मैंने अचानक इस लड़के से कहा कि मेरी यूं देखने की वजह तुम्हारा जिस्म नहीं है, ये तुम भी जानती हो कि मैं क्यों इस तरह ठिठक गया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये सब क्या है? मेरे सवाल पर अचानक इस लड़की को जैसे होश आया। वो पूरी तरह गड़बड़ाकर अपनी चादर खुद पर लपेट गई और मुझे कड़ी नजरों से घूरते हुए बोली कि बे तुम अपनी हद से आगे मत बढ़ो, यह मसला तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। मगर मैं वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। मैंने इसे लड़की से कहा कि जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लड़की मेरे सवाल पर परेशान होगी। इसे मैं एक सादा सा मर्द लगा था जो इसके हुक्म की तामील करता, जैसा वो कहती और वो वैसा करके यहाँ से चला जाता। मगर मैं इस वक्त जिस संजीदगी से इसे देख रहा था, यह बात इसे परेशान कर रही थी और परेशान तो मैं भी हो चुका था। मुझे लगा था कि इस लड़की के साथ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। लड़की बोली कि क्या तुम्हें वापस जाने की जल्दी नहीं है? तुमने अपनी बीवी का ऑपरेशन भी करवाना है। मैं बोला कि मुझे अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना, मगर मैं यहाँ से जाते हुए तुम्हें तलाक देकर नहीं जाऊँगा।
तुम भी मेरी बीवी ही रहोगी। मैं जब तक तुमसे सच नहीं जान लूंगा मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा। मेरी बात पर वो लड़की घबरा गई। वो देखते हुए बोली कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम भी नफस पुरुष मत निकले। तुम्हारी नीयत आज मुझ पर खराब हो चुकी है। तुमने शायद अपनी पूरी जिंदगी में मुझ जैसी लड़की नहीं देखी होगी, जबकि तुम्हें मैं इतनी आसानी से मिल गई। वो बोली कि तुम्हें इस काम के पैसे मिले हैं। अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं ये पैसे वापस ले लूंगी। तो मैंने इसे बोला कि मैंने तुम्हारा मुतालबा और पैसे को नहीं बुलाया, ना मैं ये भूला हूँ कि हमारे दरमियान क्या तय हुआ था। मुझे सब याद है और मैं अब भी यही तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। अगर तुम मुझे सच बता दो, लड़की मेरी ज़ैद पर बुरी तरह जज होगी और बोली कि मैं पागल थी कि तुम जैसे मर्द को खुद पर सवार कर बैठी। तुम मुझे खामखा अपनी बीवी समझकर डूब जा रहे हो, जबकि हमारे दरमियान सिर्फ हलाला की बात हुई थी। मैंने मजबूत लहजे में बोला कि तुम्हें छूने पर अपना इरादा नहीं बदला है, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपनी बीवी का पहला ही इलाज करवाना चाहता हूँ। तुम खुद भी देर कर रही हो। मैंने ये अगर देख लिया है, मैं यहाँ पर दोबारा वापस आऊँगा। अगर तुमने इस घर से कहीं जाने की कोशिश की तो तुम खुद ही फंसोगी, क्योंकि तुम अब भी मेरे निकाह में हो और तुम ये सब जानती हुए भी अपने शौहर के पास वापस नहीं जा सकोगी। मैंने इसे कहा कि परेशान नहीं हो, मैं ऐसा वैसा मर्द नहीं हूँ, ना ही मेरी तुम पर कोई नीयत खराब हुई है। मैं अपनी बीवी से वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे सिर्फ सच जानना है। इसे जानने के बाद मैं तुम्हें फौरन तलाक दे दूंगा। मुझे भी तुमसे मजीद कोई वास्ता नहीं रखना। तुम जहाँ भी जाओ, मेरे से कोई मतलब नहीं है। वो लड़की मेरी बातों से परेशान हो गई, मगर इसका अंदाज बता रहा था कि वो मुझे कोई भी बात बताने से कतरा रही है। मैं पलटकर वहां से चला गया और लड़की मुझे आवाज़ें देती रहेगी, मगर मैंने इसकी कोई आवाज़ का जवाब नहीं दिया। तो मैं बुरी तरह उलझा हुआ वहां से रवाना हुआ और एक टैक्सी लेकर अपने घर पहुंचा। मेरी बीवी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और बच्चे रो रो कर बेहाल हो गए थे। मेरी बीवी मुझे भीगी आंखों से देखने लगी। इसे यही लग रहा था कि मैं इसे छोड़कर जा चुका हूँ। मैंने अपनी बीवी को टैक्सी में लिटाया और अपने बच्चों को वही करीब घर में रहने वाली अपनी खाला के पास छोड़कर मैं अपनी बीवी को शहर ले आया। इसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाकर मैंने अपने ऑपरेशन की रकम जमा करवाई। डॉक्टर्स ने फौरन इसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैं पूरा दिन वही बैठा रहा और हैरत की बात हुई ये थी कि अपनी बीवी की परेशानी के साथ साथ मेरा दिमाग वो लड़की भी बुरी तरह सवार थी। इस लड़की का जिस्म याद आ रहा था जो मैं इसके जिस्म पर देख चुका था। वो बात मुझे भूल नहीं रही थी। मैं चाहकर भी खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा था। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं इस लड़की को तलाक देकर जान छुड़वा लूं। मेरा इससे मसला नहीं है, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया था। दिन के दूसरे हिस्से में 4-5 घंटों की एक सब्र आजमा इंतजार के बाद डॉक्टर ने मुझे खुशी की नवीद सुनाई कि मेरी बीवी का ऑपरेशन कामयाब हुआ है। अब वो सिर्फ दवाओं के जरिए से परसुकून नींद सो रही है। मैं खुश हो गया। मैंने एक नज़र अपनी बीवी को देखा। डॉक्टर ने मुझे कुछ हिदायत देते हुए समझाया कि अब 2-3 दिन मेरी बीवी को हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि हम इसके चेकअप वगैरह करते रहें। फीस मैं पहले ही जमा करवा चुका था। मुझे मजीद परेशानी नहीं रही थी। बीवी ने भी कई घंटे नींद में ही पड़े रहना था। डॉक्टर मुझे यह बात बता चुका था। वहाँ हॉस्पिटल से निकला और फौरन इसके घर पहुँच गया। मुझे रह रहकर ख्याल आ रहा था कि क्या वो लड़की मुझसे भाग चुकी हो। पर जब वो अंदर गया तो ये देखकर मुझे सुकून हुआ कि वो लड़की अब भी वही मौजूद थी। वो सर पकड़े सोचों में गुम बैठी थी और मुझे इसे देखकर बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई थी। वो अभी तो किसी कमरे में बैठी हुई थी। इसकी परेशानी बचा थी जो मैं इसके सर पर सवार हो चुका था। मैं जानता था कि इसने क्यों यह हलाला किया था। यकीनन इसका शौहर दोबारा निकाह के लिए जल्दबाजी कर रहा था। मुझे देखकर वो लड़की तीर की तरह मेरी तरफ पहुंची और मैं चीखती हुई बोली कि मुझे तलाक दो वरना तुम मारे जाओगे। अगर तुमने मजीद मुझे अपने साथ लटकाए रखा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हें मार कर मुझे बेवा कर दिया जाएगा। तुम्हें लगता है कि मेरा शौहर कोई आम इंसान है। इस लड़की के अल्फाज पर मैं दंग रह गया। सुबह रो रो कर पागल हो रही थी और गुस्सा कर रही थी। अब मुझे धमकाने लगी थी। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक ठाक था। मैंने इस लड़की से कहा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अगर अल्लाह ने मेरी मौत रखी है तो मुझे मौत आ जाएगी, और अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो चाहे इसका शौहर कुछ भी कर ले, मैं जिंदा ही रहूंगा। मैंने इससे कहा कि मैं अब भी तुमसे वही बात करूंगा कि तुम मुझे सब बता दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मगर वो लड़की मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं हुई और परेशान होती रही। मगर इस बार मैं भी डर चुका था
कि ऐसे इस लड़की को जाने नहीं दूंगा कि पहले रोज जब मैंने इस लड़की का वजूद देखा था तो मैं बुरी तरह घबरा गया था। इस लड़की की पिष्ट पर ब्लेड से लिखाई की हुई थी और वो अल्फाज मुझे दंग कर रहे थे जो कि वहाँ इसका पिष्ट पर हलाले के नंबर लिखे हुए थे और आखिरी नंबर था कि 7वां हलाला। मैं इस लड़की का 8वां हलाला करने वाला मर्द था। मुझे ये बात इसी रोज से बुरी तरह चुभ रही थी। मेरी इंसानियत ये गवारा नहीं कर रही थी कि मैं इस लड़की को यूं ही छोड़ देता। मैं जानता था कि वो लड़की खुद अपने वजूद पर वो अल्फाज नहीं लिखती होगी। यकीनन कोई और था जो इसके साथ ऐसा कर रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि इसका शौहर ही हो सकता था। इसके बाद पूरे 7 रोज मेरी बीवी हॉस्पिटल में बेहतरी की तरफ माइल होती रही और मैं इस लड़की के सर पर सवार रहा था। इसे तलाक ना देने की कसम खा ली थी। पूरा हफ्ता गुजर जाने के बाद भी जो मैंने इस लड़के का मुतालबा नहीं माना और अपने अल्फाज पर कायम रहा तो 7वें रोज लड़की ने रोते हुए मुझे सब सच सच बता दिया। इसने बताया कि वो एक दरमियानी तबके के घर से ताल्लुक रखने वाली लड़की है और वो लड़का इसके स्कूल में पढ़ता था। दोनों को मोहब्बत हुई और शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद इसे हर किस्म अजियत देने लगा और रोजाना इस पर तशद्दुद करता। जब वो चीखती तो वो बहुत खुश होता। वो बोली कि मेरी शादी को बामुश्किल साल हुआ है मगर मेरा शौहर ना जाने कितने बार मुझे जानबूझकर तलाक देकर दूसरे मर्दों के हवाले कर देता है और सख्ती से बोलता है कि मैं हलाला करके इसके पास आऊं और जब मैं हलाला करके इसके पास पहुंच जाऊं तो ब्लड से मेरी पिष्ट पर हलाला का नंबर दर्ज कर देता है। मैं तकलीफ से चिल्लाने लगती हूँ तो खुशी से कह के लगाता है। ना जाने इसे कैसे मुझे तकलीफ देकर तस्कीन मिलती है, लेकिन मैं गरीब की बेटी हूँ। मेरी और भी बहनें हैं। अपने घर वालों की हिफाजत के लिए मजबूर हूँ क्योंकि इस मर्द से कोई मुकाबला नहीं कर सकती और वो पैसे वाला और बाग तैयार है। वो बोले कि इस बार भी वो मुझे तलाक देकर चला गया था और इसके आने में चंद दिन बाकी हैं, तो मुझे तलाक दे दो ताकि वो मुझे और तुम्हें कुछ ना कहे। मैंने इस लड़की से कहा मेरी मदद करूंगा मगर वो मेरी मदद लेने को तैयार नहीं हुई और बोली तुम मुझे फौरन तलाक दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की तब भी ये मेरी दूसरी बहनें और घर वाले इस मर्द के अताब का निशाना बनेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मजबूरी है, मैं गरीब की बेटी हूँ। मेरी और भी बहनें हैं। अपने घर वालों की हिफाजत के लिए बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। इस मर्द से कोई मुकाबला नहीं कर सकती। वो जहनी मरीज जरूर है लेकिन इसके पास पैसों की ताकत भी। वो बोली कि अगर तुम मुझे तलाक दो और मजबूरन मुझे इस लड़की को तलाक देना पड़ी। मैं उदास वहां से वापस आ गया। अपनी बीवी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर मैं घर ले गया मगर मेरे दिमाग से वो लड़की नहीं निकली थी। मुझे इसके लिए बहुत अफसोस हो रहा था। चंद दिन बाद मैं दोबारा इसके घर में गया। मैं एक आखिरी बार इस लड़के से मिलना चाहता था मगर तब मुझे वहां गेट पर खड़े चौकीदार ने बताया था कि वो लड़की जाने के बाद पीछे खुदकुशी करके खुद की मौत के हवाले कर गई थी और जो मुझे समझा रही थी कि अपने घर वाले की हिफाजती के लिए वो मजीद कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना चाहती। शायद खुद दुनिया से इतनी थक चुकी थी कि सोचे समझे बिना ही अपनी जान ले बैठी। वो शायद 90 हलाले के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी जिसकी वजह से इसने खुदकुशी को 90 हलाले पर तरजीह दी थी। मैं थके थके कदमों से वापस आ गया। मेरी जिंदगी इस हलाले के बाद से अच्छी गुजर रही थी। मेरी बीवी अब ठीक हो चुकी थी। मैंने अपनी बीवी को कभी इस लड़की के बारे में नहीं बताया था मगर मुझे इस लड़की का ख्याल अभी अक्सर आता रहता है। इस बात को 10 साल